नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले पक्ष और विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियां देने का जो वादा था, करीब 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने केवल अपने करीबी और चहेतों को कैबिनेट रैंक के साथ नौकरियां दी हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश का गरीब महंगाई के तले इस तरह दब गया है कि उठने की हालत में नहीं है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुद्दा सिर्फ शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2 साल होने को आए हैं, मगर अब तक प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुई प्रक्रियाओं के परीक्षा परिणाम निकालकर वाहवाही लूट रही है। जयराम सरकार ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और कांग्रेस के वादों से प्रदेश के युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ अपने नजदीकी और खास लोगों को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट दर्जे के साथ नौकरियां दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में महंगाई से गरीब की कमर टूट गई है। सरकार ने इसके बाद एक महंगाई बढ़ाने वाले फैसले लिए हैं। सरकार बनने के बाद ही डीजल पर 7 रुपए बढ़ा दिए गए थे। बसों का किराया बढ़ाया, बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी एक तरह से बंद हो गई है। पूर्व भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को मुफ्त पानी दिया था, जो सरकार ने अब छीन लिया है। जयराम ठाकुर ने साथ ही आरोप लगाए कि आने वाले दिनों में अब महिलाओं को भी एचआरटीसी की बसों में पूरा किराया देना पड़ेगा। सरकार ने इसकी भी तैयारी कर ली है। तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब आप सुनिए, फिर कांग्रेस से इसका जवाब भी मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अभी तक बहुत मुश्किल से उन भर्तियों की प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी, पूरी कर दी थी, उसका परिणाम निकालने में ही वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने परिणाम निकाल दिया। ये हैरानी की बात है। जहां तक फिजिकल टीचर की बात कर रहे हैं आप, उनकी मांग है, वस्तु से मांग है, उन्हें ट्रेनिंग करके रखी है, नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, चाहे नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो, लेकिन पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ में स्थायी नौकरी का प्रावधान हो। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आउटसोर्स पर उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं और इसमें भी ईमानदारी नहीं है। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी की जो संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए हैं कि हम सत्ता में आकर के नौकरी देंगे, वो नौजवान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसी को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जो इनके नजदीक हैं, जो इनके खास हैं, उनको ही कैबिनेट के दर्जे के साथ नौकरी दी जा रही है। देखिए, आम आदमी की तो कमर टूट गई है। एक के बाद एक निर्णय। सरकार बनने के बाद उन्होंने डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी, बसों के किराए बढ़ा दिए और इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें इनने बढ़ोतरी नहीं की। बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री देते थे, अब उस पर वो भी समाप्त कर दी एक तरह से, और बिजली का भी बिल आएगा। पानी हम हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बिना पैसे के देते थे, अब चाहे नलका खुले चाहे ना खुले, लेकिन 100 रुपए का प्रति महीने का बिल आपको आएगा कम से कम, ये भी तय हो गया। बसों में आने जाने के लिए जो महिलाओं के लिए हमने जो व्यवस्था की थी, 50% फ्री किया था, उसके लिए भी तैयारी कर दी है। फाइल मूव हो चुकी है और उसमें उनको भी पूरा किराया देना पड़ेगा आने वाले समय में, ऐसी संभावना लग रही है। और ऐसे में दालों की कीमत, तेल की कीमतें जो आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो तो एक नई एडिशन उन्होंने की है। लेकिन हालात ये है हिमाचल प्रदेश में, महंगाई के तले पूरा हिमाचल प्रदेश का गरीब इस कदर दब गया है, वो उठने के लायक नहीं रहा। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 27 तारीख से, और 27 तारीख से सत्र के लिए हम जो एजेंडा, जो बिजनेस जनरेट करना है, उससे
उसके सिलसिले में बैठने वाले, और उसके साथ साथ में और भी हमारे विषय हैं वर्तमान में, जो बाढ़ बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर के भी चिंता। चलिए, कांग्रेस से जवाब मांगेंगे। संजीव गांधी कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे हमारे साथ, और करण नंदा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले करण नंदा जी से बात कर लेते हैं। करण नंदा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि युवा बेरोजगार है, जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि 5 साल के कार्यकाल में जयराम ठाकुर ने सिर्फ और सिर्फ 28,000 नौकरियां दी, लेकिन हमने 1.5 साल के कार्यकाल में 20,000 नौकरियां दे दी। करण नंदा जी। देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा का चुनाव था, तो जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी गारंटियां जो है युवाओं के लिए घोषित की थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान तो खड़ा हो ही चुका है। जब इन्होंने बोला था कि हम पहली कैबिनेट में जो है वहां 1 लाख नौकरियां देंगे और प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां देते हुए हम 5 लाख नौकरियां देंगे, तो वो जो है पहली कैबिनेट के बाद अनेकों कैबिनेट होगी, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं। पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, और स्वावलंबन में हम आत्मनिर्भर भी बना रहे थे युवाओं को, उस योजनाओं को भी खंडित किया गया। वो उद्योग जो डिपार्टमेंट है और जो आपका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से जो है वो हम स्टार्टअप फंड्स देते थे, और स्टार्टअप फंड्स के माध्यम से जो है लोग अपना बिजनेस शुरू करते थे, उद्योग भी शुरू करते थे। और उसके अंदर जो है ये उस योजना को खंडित करके एक टैक्सियों की योजना लेके आए, जिसके ऊपर उन्होंने वही जो फंड है उसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद उस योजना में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो युवाओं के साथ धोखा है। अब बात आई एम्प्लॉयमेंट की। जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो यहां पर इनका जो एक रूल है वो निकल आता है री एम्प्लॉयमेंट का। अब री एम्प्लॉयमेंट में भी 3 श्रेणियां बनाएगी। एक को जो है 40% पे दी जाएगी, एक को 30 और एक को 50%। अब जब व्यक्ति री एम्प्लॉय हो जाएगा 2 साल के लिए, तो क्या एक युवा के साथ वो धोखा नहीं है? इतनी सेवा देने के बाद जब वो एग्जामिनेशन में युवा बैठता है और वो सोचता है कि जब पद खाली होंगे और लोग रिटायर होंगे और युवा जो है उस नौकरी में जाके सेवाएं देगा और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करेगा, तो ये जो है वो उसमें 2 साल की री एम्प्लॉयमेंट देकर जो है वो एक युवा के जो इनका प्रेरोगेटिव बनता है उससे निर्वाहन नहीं कर रही। दूसरा आप देखेंगे जिस प्रकार से युवा ने यहां पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थी कि कुछ तो आउटसोर्स में लगे थे, उसके उपरांत जो है कुछ कोविड काल में जो है वो वर्कर्स बने थे, कोविड वर्कर वॉरियर्स बने थे और उन्होंने हॉस्पिटल्स और आंगनवाड़ियों में सेवाएं दे रहे थे। देखिए, कुल मिला के अगर आप 18,000 युवाओं को आउटसोर्स की नौकरियों से निकाल देंगे और उसके उपरांत जो है आप 18,000 युवाओं को फिर से एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, जो कि फ्रंट डोर या बैक डोर एंट्री है, वो ये खुद इंट्रोस्पेक्शन करे, उसके उपरांत उसी आंकड़े को आप रिकोट कर देंगे, तो क्या ये आंकड़ों का मायाजाल नहीं है? आपने आउटसोर्स में कुछ लोगों को निकाला और उनकी जगह जो है उनको रिप्लेस किया, और आप उसमें दावा कर रहे हैं कि आपने नौकरियां दी, आउटसोर्स की नौकरियां दी। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे युवाओं के साथ इस सरकार ने केवल मात्र धोखा किया है और कुछ नहीं किया है, और युवा शक्ति इससे बहुत नाराज है, क्योंकि वादे तो अभी भी जो है वो गूंज रहे हैं, और वादों के पैम्फलेट जो है वो हर जगह जो है वो चल रहे हैं, और वो सोशल मीडिया पे भी है और मीडिया में भी अभी तक जो है वो चर्चा में है। ठीक है, संजीव गांधी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। संजीव गांधी जी, आप हालांकि डिबेट में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन देखिए करण नंदा जी भी वही सवाल उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आपसे, थोड़ा फ्रेम आप सही कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि 1.5 साल हो गया सरकार को बने, वो उससे ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आपने जो गारंटी दी थी, अब आप कैमरा रोटेट कर लीजिए संजीव गांधी जी। हाँ ठीक है, नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि आपकी गारंटियों का क्या हुआ, जरा जवाब दीजिए। I really can't see you. आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आ रही है, बट ठीक है, हाँ
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आपने रोजगार देने का जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही है? संजीव गांधी जी, आवाज आ रही है आपको? Yes, I can hear you. जी, मैं बोल रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि आपने गारंटी दी थी रोजगार की, उसका क्या हुआ? अच्छा, ओके, नमस्कार सबको। आई एम सॉरी, आई एम स्लाइटली लेट, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत खराब है, बहुत हैवीली इट इज रेनिंग हियर, यू नो, सो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है बार बार। हाँ, बोलिए आप प्लीज। सो आई हैव मिस्ड द बिगिनिंग, पर मैं आई विल ट्राई टू कैच इट अप। आपकी गारंटियों पे विपक्ष जो है सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए सर। देखिए, गारंटियों का सवाल जहां तक है, विपक्ष पहले दिन से ये बात पूछता आ रहा है, और आप सब लोगों को मालूम है कि इनिशियल जो है वो इस उपचुनावों से पहले ही जो 5 एक गारंटीज हैं वो इनिशियल स्टेज पे वो कवर कर दी गई हैं, और बहुत प्लेटफॉर्म पे बहुत हमारे नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, सब ने ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से जो है जनता से भी और प्रतिपक्ष नेता से भी और सबसे ये शेयर करी है कि क्या क्या चीजें जो है ऑलरेडी हमने कर दी हैं। अभी मेरा ये कहना है इसमें कि देखिए, अभी थोड़ा सा विपक्ष को थोड़ा सा और जो है वो समय थोड़ा सा लगेगा इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। गारंटीज बार बार हम कह रहे हैं कि 5 साल की गारंटीज हैं, 1.5 साल की गारंटीज नहीं है। और इस पे आप देख रहे हैं कि लगातार जब से सरकार जो है वो आई है, सरकार ने काम संभाला है, कोई ना कोई, पहले आपदा चलती रही, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए, अब फिर आपदा आ गई, तो कई सी चीजें जो हैं वो हटती जा रही हैं मेन स्ट्रीम से, लेकिन फिर भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर चीज पे जो है आप देखिए, जितने भी लेटेस्ट डिसीजन आ रहे हैं कैबिनेट के, सब जनहित में डिसीजंस हैं। कहीं ना कहीं से जो फंड्स की जो एक शॉर्टेज है, जिस तरह से पिछली जयराम सरकार ने जितने भी कार्य किए, आप देख रहे हैं भी किसी भी चीज में कोई बजटरी प्रोविजन नहीं था, और वो इंस्टीट्यूट खोलते चले गए, फैसले लेते चले गए, और खर्चे जो है वो सरकार पे डालते चले गए, और कोई बजटरी प्रोविजन जो है वो किसी तरह का वो समाधान, वो प्रोविजन नहीं रखा गया। वो मैं समझता हूं कि वो सब चीजें जो हैं उनका जो इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे आगे जो है वो आता जा रहा है। लेकिन संजीव गांधी जी, एक चीज बता दीजिए, जो बेरोजगार है उसका क्या होगा? क्योंकि 1 लाख नौकरियों का वादा 1 साल में किया था आपने। ये नेता प्रतिपक्ष जी भी पूछ रहे हैं कि जो रोजगार देने का वादा किया था उसका हुआ क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहली जो रोजगार योजना जो हमने गारंटी की तहत थी, जिसमें कि हमने वो स्पेशल बजट देके और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बजट दिया था उसमें 20,000 लोगों को जो है वो ऑलरेडी वो स्कीम्स दी है। उसके अलावा आप देखिए कितनी सी नौकरियां जो हैं टीजीटी में, जेबीटी में, जो जेओएटी में, पुलिस भर्ती में, हर आए दिन देखिए कुछ ना कुछ जो है वो चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पीछे जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। ये सब चीजें काउंट करनी पड़ेंगी कि डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से डिले हो रहा था, और चीजें जो है वो आपको पता है एक बार बैकफुट में जाती हैं तो स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये सब चीजें आप देखिए कि भर्तियां लगातार चलती जा रही हैं और अपॉइंटमेंट्स होती जा रही हैं। अभी आप अगले 2-4 महीनों में देखिएगा कि अब सरकार बिल्कुल फुल फॉर्म में काम कर रही है। किसी तरह की जो समस्याएं पहले थी, जो मैं कोई भी दोहराना नहीं चाहता, करण नंदा जी, मालूम है। करण नंदा जी ये कह रहे हैं कि 3-4 महीने में जो है वो सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। फिर बीजेपी क्यों इतना घमासान मचा रही है? क्या लग रहा है आपको कि ये 4 महीने संजीव गांधी जी बोल रहे हैं ट्रैक पे आ पाएगी सरकार या नहीं? देखिए, सरकार है और सरकार अपना परिश्रम करते रहे, यही जो है सरकार का दायित्व बनता है। हम इसका कोई खंडन नहीं करते। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऑन ट्रैक चले। इसमें हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पर कुल मिला के जो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हमारे सामने निकल कर आई है, आप देखेंगे जब भी चुनाव आते हैं, चाहे हमने 2022 की बात करी जब विधानसभा के चुनाव हुए, 2024 की बात करी जब लोकसभा के चुनाव हुए, और साथ में बाई इलेक्शन हुए, और साथ में अब किसी भी प्रकार का चुनाव आता है तो एक गारंटियों का पटारा जो है वो खुल जाता है, पर उसमें से गारंटी पूरी होती नहीं दिखती है।
पर जैसी ही गारंटियों के लिए जो है धन संपत्ति सब जो है वो कांग्रेस के पास भरपूर मात्रा में होता है, पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और उसके बाद जो है जनता के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये बात करते हैं कि हम जो है वो पूरे हिमाचल को जो है वो आत्मनिर्भर बनाएंगे, पर पूरे चुनाव के समय में ऐसी बात नहीं होती है। पर चुनाव खत्म होते ही पानी को महंगा कर दिया जाता है, बिजली के ऊपर जो है वो 19% जो है वो सेस को महंगा कर दिया जाता है, बिजली की दरें बढ़ा दी जाती है, मीटर चेंज करने की बात की जाती है, HRTC में से महिलाओं के बेनिफिट्स को वापस लेने की बात की जाती है, 5 रुपए के किराए को 12 रुपए करने की बात की जाती है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो HRTC की थी उसको दरकिनारे कर दिया जाता है। इवन जो वर्दियां जो है, इन्होंने बोला कि हम वर्दियां अच्छी क्वालिटी की देंगे HRTC के एम्प्लॉयज को, उन वर्दियों का जो है उनका बेनिफिट जो उनके एम्प्लॉयज को होना चाहिए था उनकी सैलरी से कट कर दिया जाता है, डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया जाता है, सीमेंट की बोरी महंगी कर दी जाती है, डिपो में तेल जो है वो 13 रुपए महंगा कर दिया जाता है, दालों को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि महंगाई का बोलबाला हो जाता है। बाहर से पर्यटन नगरी है, जो टैक्सीज यहाँ पे आती थी उसके साथ भी किस प्रकार से टैक्सेस लगे और किस प्रकार से उसके ऊपर सारी की सारी रणनीति तैयार हुई, और यहाँ पे पंजाब और हिमाचल के टैक्सी बॉर्डर्स का जो है वहां पे इशू चला, उससे पर्यटन को काफी हानि पड़ी। तो उसमें ये कुल मिला के देखेंगे कि चुनाव के बाद जो है इस प्रकार का रुख जो है वो जन विरोधी है, और जन विरोधी होने के नाते जो है ये कुल मिला के अगर आप ये बताना चाहते हैं कि हम केवल मात्र पैसा एकत्र करना चाहते हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो है जन कल्याणकारी स्टेट है। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं, दे आर 65 योजनाएं, जो अमृत योजना, स्मार्ट सिटी 100 योजना, आपकी किसान उन्नत योजना, सीड्स के बिल्कुल मतलब 65 ऐसी मैं आपको योजनाएं गिना सकता हूं जिसके ऊपर केंद्र से फंड आता है, एंड दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट होता है। और साथ में जो ये आपदा है उसके लिए एक अलग हेड होता है जिसके अंदर जो है वो 1800 करोड़ रुपए का फंड जो है SDRF, NDRF और अदर उसके लिए मिलता है। और साथ में जो दूसरी विपदाएं होती है उसके लिए भी कुल मिला के जो है पिछले साल अगर हम 2023 और 24 की बात करें तो 3082 करोड़ तो उसका अतिरिक्त जो फंड है वो उसके अंदर आया है। और थर्ड हेड होता है जो ग्रांट्स और लोन्स के होते हैं, तो ग्रांट और लोन के अंदर भी सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो 1415 करोड़ जो है वो हिमाचल सरकार को आया है। तो कुल मिलाकर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये आंकड़ा वूपिंग आपका 16,000 करोड़ है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जो सेंटर जो है वो हिमाचल को ये फंड दे रही है। और अपना जो केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हिल स्टेट्स को एक अलग दर्जा दिया गया था, तो केंद्र लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और किसी भी प्रकार की योजना के लिए जो है वो फंड को नहीं रोका जा रहा है। इवन आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए देख लीजिए, एक किस्त में जो है वो 2700 करोड़ रुपए आता है, और अगर 3 का वैल्यूएशन करो तो वो तकरीबन 8000 करोड़ के आसपास की फिगर है, वो भी एक वूपिंग फिगर है। तो केंद्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर जिस प्रकार से कांग्रेस को काम करना चाहिए, इट इज देयर इंट्रोस्पेक्शन, सरकार ये चला रही है, हम इनका कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। और जो इन्होंने बोला है कि 2-3 दिन महीने में हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, पर हमारा निवेदन है कि जनता के ऊपर बोझ ना डाला जाए। जनता का कोई कसूर नहीं है, जनता आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश को बनाना चाहती है, पर उनकी जो जेबें हैं उसके ऊपर जो है उनका भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ इतना कांग्रेस को करना चाहिए। ठीक है संजीव गांधी जी, आपने सुन लिया। इन्होंने एक और बात कह दी कि अब सरकार जो है जो महिलाओं की सब्सिडी है, किराए में छूट है, उसको भी छीनने की तैयारी कर रही है। क्या सच है ये संजीव गांधी जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नंदा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि वो सरकार का साथ देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष भी, तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट। और देखिए, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं और चुनावों में इस तरह की जो है वो फ्री बीज जो है वो कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जयराम जी ने भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की देखिए 300 यूनिट, ये बिल्कुल इमीडिएटली इलेक्शन से पहले ही अनाउंस की गई थी कि फ्री 300 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो दी जाएंगी। तो वो चुनाव में ये अलग बात है कि वो साथ नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह की चुनावी जो है वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है,
ये प्रथा दोनों में कायम है, तो इस तरह से जो है वो कहना बिल्कुल गलत है। और तीसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा है, मेंबर पार्लियामेंट है 4 हमारे यहाँ से, उनका भी कोई दायित्व है, वो जाते हैं जीत के सेंटर में, वो सरकार बनाते हैं, वहां बैठे हैं, उनको अपने फंड्स हैं, उनके पास अपना एजेंडा है, सेंटर पूरी सरकार है, उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है स्टेट से। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे सेंटर का एजेंडा और स्टेट के एजेंडे को एक अलग अलग तरह से देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि जो भी फंड्स सेंटर से आ रहे हैं या सेंटर जो कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, सेंटर को करना चाहिए, क्यों हम भी उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम भी टैक्सेस देते हैं, हमारे यहाँ से पैसा जाता है, तो वो अगर हमारे पे लगाया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उनकी अपनी योजनाएं हैं, वो उनकी अपनी स्कीम्स हैं, वो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उस फंड्स को, उन स्कीम्स को इसके साथ जोड़ के देखना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ जहां तक सवाल है स्टेट का, स्टेट के देखिए अपने एजेंडे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपदा, देखिए कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है आपदा हमारे पास, हमारे प्रदेश में, स्पेशली पिछले 2 सालों से जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो कार्य संभाला है, पिछली बार देखिए 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान, इस बार ऑलरेडी देखिए 900 प्लस करोड़ का नुकसान, अभी आधी बरसात हमारी पेंडिंग है, 55 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पे केंद्र को एक स्पेशल पैकेज हट के इन सब चीजों से, ये जो चीजें हो रही हैं बहुत अच्छी बात है, ये रूटीन की बात है, ये पूरे देश में हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही हैं, ये अलग बात है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको की अलग दर्जा दिया गया है या अलग स्पेशल वट एवर द रीजंस आर, वो बेस्ट नोन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को आपदा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम जो ये नंदा जी आज गिना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल आपदा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वहां देखिए इस वक्त भी इतने लोग अफेक्टेड हैं। 3 महीने का गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बिल्कुल राशन, रहने का स्टे, अकोमोडेशन बिल्कुल एकदम फ्री दिए देंगे। इसी तरह पहले भी देखिए कि 4500 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट ने अपने रिसोर्सेज से दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी भी चीजें अभी हो रही हैं, क्योंकि अगर सेंटर से कोई स्पेशल पैकेज, नेशनल डिजास्टर एक्ट, इस तरह का सपोर्ट अगर नहीं आता है तो स्टेट को कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। और जहां जहां लगता है कि मैं समझता हूं कि जैसे अब बिजली की बात कही आपने या बसेस की बात कही आपने, तो ठीक है, जो टैक्स पेयर हैं उनको किस तरह की सब्सिडी जो है की जरूरत है, जो वो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कोई दिक्कत है कि आपको जो है वो गवर्नमेंट को जो है उस फैसिलिटी का पैसा देना चाहिए। और अगर 50,000 से नीचे की इनकम है उनको पानी फ्री है, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और अगर 50,000 से ऊपर 100 रुपीज पर मंथ का चार्ज है, तो मैंने समझता हूं कि इसमें कोई इस तरह की बहुत गलत बात हो गई यहाँ, या बहुत बड़े टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो डाल दिए गए हैं जनता पे। तो इस टाइम पे जनता को भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी हम ही से उन्हीं के बीच के लोग हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त प्रदेश में बहुत सा आर्थिक संकट है, आपदा का संकट है, हर तरफ से जो है वो सरकार को जो है ये सब चीजों की प्रायोरिटीज जो है वो मेंटेन करनी है। तो मैं समझता हूं जहां जहां से जो कोई बचाया जा सकता है, जहां से रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं, और इस तरह से फ्री बीज की जहां जरूरत नहीं है, स्पेशली टैक्स पेयर्स को मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है, इसको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं नंदा जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ 27 से जो है वो सेशन शुरू होने वाला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने और नेता प्रतिपक्ष जयराम जी ने अपोज किया था ये सुजेशन, तो इस बार जो है ये सेंटर में लेके जाइए और एक स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाइए। तो वो सबसे बड़ी एक जो है हमें लगता है कि जहां तक ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जहां हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, वहां से निकलने का सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका यही है। बाकी जो नॉर्मल रूटीन जो स्कीम्स चल रही हैं वो चल रही हैं और वो बड़ी अच्छी बात है, वो चलनी चाहिए। ठीक है संजीव जी और करण नंदा जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से हिमाचल कैसे बाहर आएगा, इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि अगले 3-4 महीने में हिमाचल ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो रोजगार का वादा किया है,
जो आम आदमी को सुविधाएं देने का वादा किया है वो सरकार को पूरा करना होगा, अपनी गारंटियां पूरी करनी होंगी। साथ ही हिमाचल का जो आम आदमी है उस पर आगे बोझ न बढ़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज।